वेलकम टू द इनसाइड अफेयर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बांग्लादेश की न्यूक्लियर एस्पायरेशन की बात करेंगे, तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। शेख हसीना वाजिद की आउस्टर के बाद बांग्लादेश में कुछ गैर मामूली तब्दीलियां नज़र आने लगी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी में एकदम शिफ्ट आने लगी। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी में ये शिफ्ट क्यों आई और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, सन 1971 में पाकिस्तान से एक खूनी जंग के बाद आज़ादी हासिल की और उसकी आज़ादी के बाद बांग्लादेशी अवाम में पाकिस्तान के लिए नफ़रत भी बढ़ गई। भारत, जिसने बंगालियों के एहसास महरूमी के चिंगारी को आज़ादी के शोले में तब्दील करके दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क को जन्म देने में अपना भरपूर किरदार अदा किया, वो कैसे बांग्लादेश को एक सॉवरन स्टेट देख सकता था। बांग्लादेश जो एक न्यू बॉर्न स्टेट था, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में भारत का भरपूर असर रसूख रहा और वो बांग्लादेशी अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ जहर घोलता रहा। शेख हसीना वाजिद, जो तकरीबन 4 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रह चुकी थीं, उनको भारत का पपेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बज़ाहिर तो वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, लेकिन भारत के आगे उन्होंने बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को सरेंडर किया हुआ था। वो पाकिस्तान की सख्त और कट्टर मुखालिफ थी। बांग्लादेश ने वक्त के साथ माशी तरक्की तो ज़रूर की और उस माशी तरक्की में एशियन टैकर का भी लक़ब, लेकिन माशी तरक्की के बावजूद उनकी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज थी। लेकिन बांग्लादेश अवाम कब तक खामोश बैठ सकती थी? बगावत तो उनके जीन्स में है। तो अगस्त 2024 में एक बार फिर बांग्लादेशी अवाम ने ऐलान बगावत करके शेख हसीना वाजिद और प्रो इंडियन हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज होने के खिलाफ अमली तौर काम शुरू कर दिया। शेख हसीना वाजिद के आउस्टर के बाद नई इंटरम गवर्नमेंट ने आते साथ इंडियन बेलिजरेंस को काउंटर करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट लाते हुए पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस को मेंटेन करना शुरू कर दिया। न्यू इंटरम गवर्नमेंट ने आते ही पाकिस्तान के साथ वेपन्स डील्स की और उसके मद में वो पाकिस्तान से हथियार इंपोर्ट करेगी। और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने भी टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया और ढाका में 1971 के बाद पहली मरतबा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया गया। बांग्लादेश से ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश को एटमी ताकत हासिल करनी चाहिए। Change the Indian habitual perception. Our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is... अभी तक बांग्लादेश के बारे में ये मालूम नहीं हो सका कि उनके पास एटमी हथियारों की डेवलपमेंट के बारे में कोई फ़ाल मंसूबा है और उसकी खारजा पॉलिसी रवायती तौर पर गैर जानकारी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर मबनी है। ताहम जियोपॉलिटिक्स की दुनिया गैर मुतवक्का हो सकती है। अगर फ़र्ज़ करें बांग्लादेश एटमी प्रोग्राम पर गौर करे तो उसे मौजूदा एटमी रियासतों से मदद और महारत की ज़रूरत होगी। तो अगर बांग्लादेश को एटमी ख्वाहिशात हैं तो वो मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ क्यों देखेगा? इसका जवाब है कि पाकिस्तान चंद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में से एक है जिसने कामयाबी के साथ जौहरी हथियार तैयार किए हैं। उसका एटमी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी दबाव और पाबंदियों के बावजूद अक्सर खित्ते में बड़े पड़ोसियों जैसे भारत के दरमियान कौमी सलामती को यकीनी बनाने के एक जरिया के तौर पर देखा जाता है। अब बांग्लादेश को एटमी रियासत बनने के लिए हकीकत में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जौहरी हथियार तैयार करना सिर्फ टेक्नोलॉजी हासिल करने के बारे में नहीं है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, महारत और बैनुल-अक़वामी सफारतकारी शामिल है। पाकिस्तान ने खुद जौहरी सलाहियतें मुकामी तहकीक, खुफिया खरीदारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के ज़रिए तैयार की हैं। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करे तो इससे बेशुमार रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और उसकी जौहरी सरगर्मी पर गहरी नज़र रखी जाती है।
کسی دوسرے ملک کو جوہری ہتھیار بنانے میں مدد فراہم کرنا سخت انٹرنیشنل سینکشنز اور آئسولیشن کا باعث بن سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اس قسم کا کوئی بھی تعاون بھارت اور عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ، چین اور روس کی جانب سے شدید رد عمل کا باعث بنے گی۔ مزید اس سے جنوبی ایشیا میں بیلنس آف پاور بھی غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس مفروضے پر غور کریں تو بنگلہ دیش جوہری ہتھیاروں کا حصول کیوں کر سکتا ہے؟ ایک ممکنہ محرک قومی سلامتی ہو سکتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی ممالک کے درمیان بنگلہ دیش اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت محسوس کر سکتی ہے۔ ایک اور وجہ جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ ہو سکتی ہے۔ ایک جوہری مسلح بنگلہ دیش عالمی سطح پر زیادہ احترام اور سودے بازی کی طاقت کا مطالبہ کرے گا۔ تاہم ان ممکنہ فوائد کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کی تیاری بنگلہ دیش کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، پابندیوں کی وجہ سے اس کی معاشی ترقی میں خلل ڈال سکتی ہے اور علاقے میں ہتھیاروں کی دوڑ کو جنم دے سکتی ہے۔ اب تک اس بات کا کوئی سرکاری اشارہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کا جوہری ہتھیاروں تیار کرنے کا کوئی منصوبہ ہے۔ دراصل بنگلہ دیش NPT اور CTBT کا سگنیٹری ہے۔ بنگلہ دیش نے بنیادی طور پر روس جیسے ممالک کے ساتھ سول مقاصد کے لیے جوہری توانائی میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جو روپ پر نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی طویل عرصے سے امن، علاقائی استحکام اور اقتصادی ترقی پر زور دیتی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا حصول اس کی پالیسی اور ترجیحات میں ایک اہم تبدیلی ہوگی۔ تو کیا بنگلہ دیش واقعی ایٹمی ریاست بننے کے لیے پاکستان کی مدد چاہتا ہے؟ مختصر جواب ہے شاید نہیں، اگرچہ یہ ایک دلچسپ مفروضہ ہے جو جنوبی ایشیا کی مستقبل کی جیو پولیٹکس کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش بظاہر ترقی اور جوہری ٹیکنالوجی کی پرامن استعمال پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، تاہم بین الاقوامی تعلقات میں منظرنامے، اسٹریٹجک مفادات اور عالمی دباؤ میں تبدیلی کے باعث بدل سکتی ہے۔ بنگلہ دیش سے اب یہ پازیٹیو علامات آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اپنی ماضی کو بھلا کے اپنے مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے خطے کی جیو پولیٹکس میں اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔